Good morning, my dear students. Today we will discuss electrical elements. Okay. In this lecture, we discussed about the resistor, inductor, and capacitor. Okay. These are the basics and most important elements in electrical network. Okay. So let's start. So first of all, what is the electrical elements? Okay. R, L, and C. Now, what is the R and C? R is the resistor, L is the inductor, and C is the capacitor. Okay. चलो बेटा देखिए इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स में जो बेटा आपके आर है, एल है, सी है, यानी कि रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर जो होते हैं बेटा, ये बेटा आपके वीआई रिलेशनशिप पर बेस्ड होते हैं। तो हम एक पॉइंट लिखेंगे, एन एलिमेंट कैन बी कंप्लीटली कैरेक्टराइज्ड बेस्ड ऑन इट्स वीआई रिलेशनशिप। ओके, लिखिए बेटा, एन एलिमेंट एन an element can be completely characterized based on its based on completely characterized based on its VI relationship based on its VI relationship। बेटा मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है VI रिलेशनशिप पर बेस्ड। ओके, VI रिलेशनशिप। An element can be completely characterized based on its VI relationship। ओके बेटा, इसमें देखिए सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बेटा रजिस्टर। नाउ व्हाट इज द रजिस्टर? If the terminal voltage of an element is linearly proportional to the current, okay, that element is called as the resistor। okay, देखिए बेटा, लिखिए इसको। रजिस्टर क्या होता है बेटा? रजिस्टर, if the if the if the terminal voltage of an element is linearly proportional is linearly proportional to the current, that element that element that element is called as that element is called as register। ओके, तो बेटा आपको ये समझ में आया बेटा? रजिस्टर क्या होता है कि इफ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ एन एलिमेंट इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द करंट, दैट एलिमेंट इज कॉल्ड एज द रजिस्टर। इसका मतलब ये होता है बेटा कि V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बेटा I के। ओके, रेजिस्टेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज resistance can be resistance can be described as resistance can be described as that the property of resistance can be described as that property of circuit element of circuit element। okay, circuit elements which offers opposition of which offers oppose या फिर opposition to the law of current।
to the flow of current, and it doing so, and it doing so, and it doing so it converts, so it converts electrical energy, what so electrical energy into heat energy, into हीट एनर्जी। बेटा ये क्या बोल दिया मैंने? बेटा मैंने ये बोला है इसके कारण क्या होता है बेटा, आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब बेटा कन्वर्ट कैसे होती है? मान के चलिए बेटा कि आपके पास एक हीटर है। हीटर में क्या होता है बेटा, गूंज लगी होती है ना, स्प्रिंग्स जो होती है बेटा वो आपकी रेजिस्टेंस की स्प्रिंग होती है, यानी कि उनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है बेटा। वो आपके रेजिस्टेंस होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और आप आराम से सर्दियों में बैठ के तापते रहते हो, है ना। तो बेटा ये होती है आपकी क्या, जो आपकी बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। रेजिस्टेंस कैन बी डिस्क्राइब एज दैट प्रॉपर्टी ऑफ circuit element which offers opposition to the flow of current, and it doing so it converts electrical energy into heat energy। देखिए अब इस सर्किट में अगर बेटा आप पावर लिखोगे तो पावर P इज इक्वल टू वी आई होता है ना बेटा, पावर P इज इक्वल टू वी इंटू आई, पावर P इज इक्वल टू वी आई। आपको बेटा पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है, आई इंटू आर होता है ना। तो बेटा इस V की जगह आई आर लिख दीजिए यहाँ पर, ओके। तो देखिए बेटा क्या आएगा आपके पास, पावर P इज इक्वल टू आई आर इंटू आई, ओके। अब बेटा देखिए यहाँ से पावर P इज इक्वल टू क्या आएगा, आई इंटू आई क्या होता है बेटा, आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर। इसका मतलब आपके पास बेटा जो पावर है वो क्या बनेगी, आई स्क्वायर इंटू आर, ये होगी बेटा पावर, ओके। अब एनर्जी देखिए बेटा, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ पावर, मैंने आपको बेटा बताया भी था, इंटीग्रेशन ऑफ पावर P इंटू डी टी, ओके। और ये होती है बेटा 0 से लेकर के t तक। तो एनर्जी क्या निकालोगे बेटा यहाँ से, एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t, पावर P की जगह बेटा मैंने लिख दिया ये वाला आई स्क्वायर आर, ओके। पावर P की जगह लिखा बेटा मैंने आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। देखिए बेटा यहाँ से एनर्जी क्या आएगी, एनर्जी इज इक्वल टू आएगी बेटा आई स्क्वायर आर आ गया बाहर इंटू डी टी। डी टी जो बचेगा बेटा इसका 0 टू टी के बीच में अपन ने इंटीग्रेशन किया तो क्या आएगा बेटा, ओनली टी। इसका मतलब आर जो है बेटा रेजिस्टेंस, वो आएगा बेटा एनर्जी ई अपॉन आई स्क्वायर इंटू टी। बेटा एनर्जी को मैंने ई लिख दिया यहाँ पर, इससे पहले इसको बेटा डब्ल्यू से डिनोट किया था, ओके। अगर बेटा आपको ऐसा समझ में नहीं आता है कि ये एनर्जी है तो बेटा आप इसे डब्ल्यू लिख लीजिए, ओके। क्योंकि बेटा एनर्जी को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। और बेटा मैं एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट कर देता हूं कभी कभी, ओके। तो बेटा आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डब्ल्यू, ओके। तो आर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन आई स्क्वायर इंटू टी, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस जो है बेटा वो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है एनर्जी डिसिपेटेड, रेजिस्टेंस इज एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट करंट स्क्वायर, ओके। क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस की बेटा एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ से कि आर जो रेजिस्टेंस होता है बेटा, रेजिस्टेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द एनर्जी, रेजिस्टेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट करंट स्क्वायर। बेटा इस स्टेटमेंट को भी आप लिख लीजिए, नोट डाउन कीजिए, रेजिस्टेंस, ओके। नोट डाउन कीजिए बेटा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कैन बी, रेजिस्टेंस कैन बी, या ऐसे लिखिए बेटा, रेजिस्टेंस कैन ऑल्सो बी, रेजिस्टेंस कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड एज एनर्जी डिसिपेटेड, एज एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट करंट स्क्वायर, ओके। पर यूनिट टाइम पर यूनिट करंट स्क्वायर। अब आगे चलते हैं बेटा, बेटा अब आगे देखते हैं, तो आगे आएगा बेटा इससे ओम्स लॉ, जो बेटा आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिए बेटा, ओके। अच्छे से पढ़िए, बहुत आसान है। चलो बेटा देखिए बेटा ओम्स लॉ,
ओम्स लॉ क्या होता है बेटा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बेटा एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट डेंसिटी J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, ओम्स लॉ के लिए बेटा दो कंडीशंस हैं, एक तो बेटा आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए और एक बेटा कंडक्टिविटी कांस्टेंट होनी चाहिए। ओके, तो देखिए बेटा यहाँ से क्या लिखेंगे, ओम्स लॉ में लिखेंगे, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट it states that at constant temperature okay, at constant temperature the current density J is directly proportional to the electric field intensity. Is directly proportional to the electric field intensity. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। ओके, इसका मतलब मैंने बेटा आपको ये लिखाया है कि करंट डेंसिटी J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि J इज इक्वल टू सिग्मा E। अब बेटा सिग्मा क्या है, सिग्मा है बेटा कंडक्टिविटी। ओके, सिग्मा क्या है बेटा, कंडक्टिविटी। J क्या है बेटा, J है बेटा आपका करंट डेंसिटी, सिग्मा कंडक्टिविटी, और E है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, देखिए बेटा आपने जो ये लिखा है J इक्वल टू सिग्मा ए, इसको बोलते हैं बेटा, या हम ये कहें कि ये जो फॉर्म है J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E की, यानी कि करंट डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। फर्स्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, या फिर हम इसको बेटा बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म या फिर पॉइंट फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा, पॉइंट फॉर्म। इसे बेटा क्या बोलते हैं, पॉइंट फॉर्म भी बोलते हैं, और इस बेटा इसे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी बोलते हैं। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओके, फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं बेटा इसको ओम्स लॉ की, पॉइंट फॉर्म भी बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। अब बेटा आपको पता है करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी होती है बेटा करंट पर यूनिट एरिया। करंट डेंसिटी क्या होती है बेटा, करंट पर यूनिट एरिया। तो मैंने लिख दिया बेटा करंट पर यूनिट एरिया, यानी कि I/A। कंडक्टिविटी जो होती है बेटा उसको मैं लिख सकता हूँ 1 रजिस्टिविटी। तो बेटा रजिस्टिविटी का क्या होता है, इनवर्स होता है क्या, कंडक्टिविटी। और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं लिख सकता हूँ वोल्ट पर यूनिट लेंथ। ओके, तो यहां से बेटा जब आप वोल्ट निकालोगे, ये बेटा V निकालोगे आप, तो V इज इक्वल टू आएगा ρL/A इंटू आई। ओके, और बेटा आपको पता होगा ये होता है रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू ρL/A। ओके, समझ में आया बेटा। यहां से देखो, बेटा V इज इक्वल टू आर आई होता है ना, V इज इक्वल टू R इंटू आई। क्योंकि बेटा आपको ये पता है कि R क्या होता है, ρL/A होता है, तो आप यहां लिख सकते हो बेटा R इज इक्वल टू ρL/A। तो बेटा आप पूछ रहे थे ना कि बेटा ये R इज इक्वल टू ρL/A कैसे आता है सर, तो बेटा ऐसे आता है। ओके, R इज इक्वल टू ρL/A। अब बेटा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, ये जो R इज इक्वल टू ρL/A है, इसके ऊपर ये जो फॉर्मूला है, इसके ऊपर बेटा 2021 में यहां से बेटा एक क्वेश्चन आया था आपके RACB JN में। ओके, RACB JN में एक क्वेश्चन आया था 2021 में। वो क्वेश्चन क्या था, देखिए बेटा क्वेश्चन ये था, अगर बेटा मैं लेंथ को डबल कर दूं और बेटा एरिया को क्या कर दूं बेटा, हाफ कर दूं, एरिया को क्या कर दूं बेटा, हाफ कर दूं, तो बेटा रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो बेटा आपका रेजिस्टेंस जो है
आपका जो रेजिस्टेंस है, कर दो बेटा एक बार, आर इज इक्वल टू रो, रो को तो बेटा उसने छेड़ा ही नहीं है ना, रो को तो बेटा उसने चेंज नहीं किया है, और एल जो है लेंथ उसको डबल कर दिया है, तो बेटा डबल कर दो, और बेटा एरिया जो है उसको उसने हाफ कर दिया है, तो बेटा इसको हाफ कर दो। अब बेटा ये क्या हो जाएगा, टू ऊपर चला जाएगा, टू से मल्टीप्लाई होगा तो फोर आ जाएगा, फोर और रो एल अपॉन ए। अच्छा ये बताइए बेटा, पहले था आपके पास आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, अब क्या हो गया, फोर इंटू रो एल अपॉन ए, तो बेटा फोर टाइम्स इंक्रीज हो गया ना आपका न्यू रेजिस्टेंस। बस ये क्वेश्चन आया था, ओके, 2021 का क्वेश्चन था बेटा ये, आरएससीबी जेईएन के अंदर। ठीक है, और बेटा बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछे भी जाते हैं, आप इसको बेटा अच्छे से कर लीजिए। ओके, चलिए बेटा आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, ये जो आप पास v इज इक्वल टू आई आर जो आया है, इसी को तो बोलते हैं बेटा सेकंड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। यानी कि यहाँ से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, कि वोल्टेज v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बेटा यहाँ से आप देख ही रहे हो उसको, है ना, तो ये जो फॉर्म होती है इसको बोलते हैं बेटा सेकंड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, विच इज द सेकंड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो बेटा सेकंड फॉर्म होती है ओम्स लॉ की, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। आप जो बेटा कहते हो ना कि ओम्स लॉ ये होता है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, बेटा ये डायरेक्टली नहीं होता, ये तो बेटा बाद में निकल के आता है, पहले r इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए आता है। इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है बेटा ओम्स लॉ की, वो j इक्वल टू सिग्मा ई होती है। ओके, चलो बेटा आगे चलते हैं। चलो बेटा आगे देखते हैं इसमें, कि आपने लिखा अभी करंट I इज इक्वल टू, क्या पढ़ा था बेटा, I इज इक्वल टू v अपॉन आर। ओके, आपने ये लिख दिया यहाँ से I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक है, अब क्योंकि बेटा आपको पता है वन अपॉन आर यानी कि वन अपॉन रेजिस्टेंस होता है बेटा कंडक्टेंस, जिसे लिखते हैं बेटा जी। अच्छा, कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा, कंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है बेटा आपकी ओम इनवर्स। क्या होती है बेटा, ओम इनवर्स। और बेटा ओम इनवर्स जो होती है इसको लिखते हैं इस तरह से मो। ओके, ओम इनवर्स लिखो या फिर मो लिखो। इसकी कंडक्टेंस की एक और यूनिट होती है बेटा जिसे लिखते हैं सीमेंस, एस से डिनोट करते हैं। ये बेटा मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपके जेईएन एग्जाम में ये यूनिट्स भी पूछी जाती हैं, और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आपसे कंडक्टेंस की यूनिट में आपको ओम इनवर्स या मोल नहीं देगा और आपको सीमेंस दे देगा, तो बेटा आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ से, और आप क्या कर दोगे, क्या कर दोगे बेटा, आप गलत करके आ जाओगे। ये बेटा मो होता है, एक बच्चा लिख रहा है कि सर ओम इनवर्स का उल्टा मो होता है, इसको डिनोट कैसे करें, तो बेटा ये होता है डिनोट करने के लिए मो, एम एच ओ। ओके, इसका जस्ट इनवर्स हो जाएगा ना, एम ओ ओम का होता है, ओ एच एम का हो जाएगा एम एच ओ। ओके, एम एच ओ मो, इसको बेटा मो बोलते हैं। ओके, सीमेंस इसकी यूनिट होती है, याद रखना है बेटा आपको, एस से इसको डिनोट करते हैं। ओके, अब देखिए बेटा, आप यहाँ से क्या लिखोगे, आई जो होता है बेटा करंट आई, देखिए जीवी, आई इज इक्वल टू जीवी। ओके, ये जो होती है बेटा आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ये क्या होती है बेटा, थर्ड फॉर्म होती है बेटा ओम्स लॉ की। क्या होती है बेटा, थर्ड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओके बेटा, तो ये होती है आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, आई इज इक्वल टू जीवी या फिर आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ओके, अब बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वी इज इक्वल टू आई आर, आर को मैंने पहले लिख दिया, आई को लिख दिया बेटा डी क्यू अपॉन डी टी। मैंने आपको बताया था बेटा करंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज होता है बेटा। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वोल्टेज वी इज इक्वल टू आर डी क्यू अपॉन डी टी। तो बेटा ये होता है आपकी फोर्थ फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्या होता है बेटा, फोर्थ फॉर्म, दिस इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। बात क्लियर है ना, चलिए बेटा ये यहां तक आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। समझ में आया बेटा, ओके आगे चलो। तो बेटा आप ये एक पॉइंट है जो आप नोट डाउन कर लीजिए कि ओम्स लॉ के लिए टेम्परेचर एंड कंडक्टिविटी जो है बेटा दोनों क्या होती है, कांस्टेंट होती है। लिखियो बेटा इसको पॉइंट को, फॉर ओम्स लॉ, फॉर ओम्स लॉ, ओके, फॉर ओम्स लॉ टू बी वैलिड, for Ohm's law to be valid, the temperature and the conductivity, the temperature and the conductivity
of the material should be constant. Should be constant. Okay. For the Ohm's law to be valid, the temperature and the conductivity of the material should be constant. तो बेटा टेम्परेचर जो है वो और आपकी जो कंडक्टिविटी है वो दोनों क्या होनी चाहिए बेटा, कांस्टेंट होनी चाहिए. ओके, पास में आप एक और पॉइंट लिखिए बेटा, एक्सपेरिमेंट टू सोल्व दैट solve that experiment shows that the resistance of material, the resistance of material conductor should be material conductor vary with the temperature. तो बेटा आपको ये पता होगा कि एक्सपेरिमेंट शोज दैट द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल कंडक्टर वेरी विद द टेम्परेचर. ओके, तो यहाँ से कैसे वेरी करता है बेटा, जैसे आप देखिए आर टी टू इज इक्वल टू, आपने बेटा 12th क्लास में पढ़ा होगा ये फिजिक्स के अंदर, आर टी टू इज इक्वल टू आर टी वन प्लस एल्फा टी टू माइनस टी वन. अब बेटा क्या होता है एक बार बता दीजिए. ठीक है बेटा, अब सर ये होता क्या है एक बार बता दीजिए. देखो बेटा आर टी टू है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी टू, आर टी वन है बेटा रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी वन, एल्फा है बेटा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और टी वन टी टू है बेटा आपके टेम्परेचर टी टू एंड टेम्परेचर टी वन. ओके, देखिए बेटा अब पढ़ते हैं बेटा इंडक्टर. रजिस्टर पढ़ लिया बेटा, सेकंड नंबर का है बेटा इंडक्टर. इंडक्टर जिसे बेटा डिनोट करते हैं एल से. ओके, इंडक्टर. इंडक्टर क्या होता है बेटा, if the terminal voltage of an element is directly proportional to the derivative of the current with respect to time is known as the inductor. Okay, inductor store the energy in the form of magnetic field. ये दो पॉइंट याद रखिए बेटा, एनएफ है आपके लिए. ओके, इंडक्टर क्या होता है बेटा, लिख लीजिए बेटा, if the terminal voltage if the terminal voltage if the terminal voltage of an element if the terminal voltage of an element is directly proportional is directly proportional to the derivative of current with respect to time. With respect to time, that element is called as that element is called as inductor. ओके, इसका मतलब ये होता है बेटा, मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँ कि VL इज इक्वल टू, VL जो होता है बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है DI अपॉन DT. The terminal voltage of an element is directly proportional to the derivative of current with respect to time is called as the inductor. यानी कि हम यहाँ से क्या लिखते हैं बेटा, VL is equal to L DI upon DT. अब बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ से बेटा, ये इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन 2025 में RSC की JEE में पूछा गया था कि बेटा इंडक्टर की वैल्यू क्या होगी, L की वैल्यू क्या होगी, जबकि आपके लिए टर्मिनल वोल्टेज और DI अपॉन DT की वैल्यू भी गिवन थी. ओके, इंडक्टर आपसे पूछ रखा था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था बेटा आपके लिए. बेटा VL गिवन था अराउंड 100 वोल्ट के आसपास,
और बेटा आपके पास di/dt भी गिवन था। ओके, ये भी बेटा गिवन था, ये दोनों बेटा गिवन थे, आपसे ये पूछा गया था। ओके, ये भी बेटा, ये भी क्या था बेटा, गिवन था, दोनों गिवन थे, आपसे इंडक्टर की वैल्यू पूछी गई थी। ये क्वेश्चन बेटा RSC GN 2025 में पूछा गया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। आगे देखिए, इसमें बेटा एक पॉइंट ये भी लिखिए आप कि इंडक्टर स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इंडक्टर स्टोर द एनर्जी, इंडक्टर स्टोर द एनर्जी in the form of magnetic field। Okay, in the form of magnetic field, inductor store the energy in the form of magnetic field, whereas capacitor store the energy in the form of electric field। Okay, जस्ट नेक्स्ट चलते हैं। ये दो लाइन आप याद रखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ एन एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेरिवेटिव ऑफ द करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, that element is called as the inductor, and inductor store the energy in the form of magnetic field। Okay,